So first, before we start also, let me introduce myself. I am Gunjan Kapadia. Uh, I'll be your GATE coach, and I'll be teaching you subjects like thermodynamics, process calculation, and probably CRE. And uh, I have done my I did my BTech in chemical engineering, then like from MS University, then MTech from IIT Madras, and research currently a research scholar at IIT Madras. So I have experience of around 8 years in GATE coaching, and yeah, so that is all about me. Since this is our first lecture, so I just wanted to introduce myself. ठीक है? तो हम मैंने सबका माइक ऑफ कर दिया है. यू कैनॉट अनम्यूट योर माइक. तो अगर आपको कुछ भी डाउट है सो प्लीज यूज योर चैट बॉक्स. ठीक है? तो चैट बॉक्स मेरा ऑन है. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्राइवेटली मुझे आएगा, तो उसमें डाल दीजिए तो मैं देख लूंगा. अगर नहीं होता है तो यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, तो मैं तुम्हें अनम्यूट करूंगा. अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लंबा क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो एंड आई विल अनम्यूट योर माइक सो यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन दैट वे ऑल्सो. राइट? सो अभी तो सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट सिंस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, first technical lecture in GATE. So I think most of you, like some of you are for preparing for GATE 2022 and 2023 also. So start करते हैं. ठीक है? So मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गेट के बारे में. आई डू नॉट नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट और नॉट, तो थोड़ा so that all of you are aware of the facts. ठीक है? So GATE एक एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स. ठीक है? इन दैट ये यूजुअली 7 IITs और ISCs एक ISC मिलके कंबाइनली उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल. और यूजुअली लाइक नाउ इन गेट में कैसा होता है, 100 मार्क्स के टेस्ट होता है. ठीक है? इन विच यू हैव 30 मार्क्स. जो होगा वो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे. I'm just giving you the outline of the GATE question paper, right? So 1 mark question paper और the 70 remaining 70 marks होंगे वो 2 marks question होंगे. Combining everything, मतलब aptitude, technical सब कुछ मिला के ऐसा होता है. ये segregation. ठीक है? So GATE में क्या होता है? So GATE एक एग्जाम है, GATE देते तो उसके पास prospects हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे. जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. तो वहाँ से गेट देके आप या तो IITs में, IISc में आप PhD या MTech कर सकते हैं. डायरेक्ट PhD में भी जा सकते हैं. यू कैन गो अब्रॉड ऑल्सो. सिंगापुर, NTU, NUS है, वहाँ पर भी जा सकते हैं गेट के स्कोर के थ्रू. जर्मनी में भी 3-4 यूनिवर्सिटीज है जो डायरेक्टली गेट स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है? और एल्स यू कैन अप्लाई अगर आप PSUs के लिए प्लान कर रहे हैं. सो PSUs गवर्नमेंट जो भी जॉब्स है उनमें भी गेट को डायरेक्टली यूज होता है. नॉनदलेस आपका गेट देने पे आपका क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है कि मुझे कितना आता है. अगर मैं इतना सारा कंपटीशन है या वेयर डू आई स्टैंड, राइट? सेल्फ इवैल्यूएशन होता है. तो अगर आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है या फिर आपको जॉब इंटरव्यूज के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो भी गेट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो. Even if you're preparing for GATE interviews, like similar questions are asked in job interviews also. तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आप गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं, so वहाँ आपकी जॉब में भी, जॉब इंटरव्यूज में भी बहुत काम में आता है. ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो इसमें भी कैसे सेग्रीगेशन रहता है. 100 मार्क्स में भी यू हैव फर्स्ट 15 मार्क्स क्या रहेंगे, मैथ्स रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा. रेस्ट ऑफ द 15 मार्क्स यूजुअली रहते हैं एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश होता है और क्वांट रहता है, राइट? तो क्वांटिटेटिव रहता है. सो वो उसको यूज करके मतलब वो दोनों को कंबाइन 15 मार्क्स रहता है. एंड रेस्ट ऑफ द 70 मार्क्स मतलब यू कैन काउंट दिस मैथमेटिक्स एंड आल्सो टेक्निकल. सो रेस्ट ऑफ द 70 मार्क्स इज वेरी स्पेसिफिक टू योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये पूरा आएगा केमिकल इंजीनियरिंग से.
ठीक है, कंबाइनिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका सेग्रीगेशन, तो केमिकल इंजीनियरिंग का सेग्रीगेशन कैसा रहता है? तो अगर हम लोग जो आप प्रोसेस कैलकुलेशन देखने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू सी। यूजुअली उसका रेंज रहता है 4 मार्क्स। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, थर्मो, हीट ट्रांसफर, थर्मो इज थर्मोडाइनमिक्स, राइट, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, 1 2 3 4, राइट, ऑल दीज। और बाकी क्या रह गया? केमिकल रिएक्शन, CRE, and the remaining is process control. So ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब में वेरिएशन रहता है 8 to 10 मार्क्स, या कई बार 12 मार्क्स भी जाता है। सो लेट मी राइट 8 to 12। सो इन सब सब्जेक्ट में से 8 to 12 मार्क्स आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं ईच फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो इफ यू से दैट 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, तो आपको कितना होगा? 10 into 6 60, या कई बार 60 नहीं होता, अराउंड 55, 50 to 55 आता है इन 5 6 सब्जेक्ट्स में से। बाकी का प्रोसेस कैलकुलेशन है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट एंड डिजाइन है। तो वहां से थोड़ा कंबाइन होके नॉन डायमेंशनल नंबर्स है, इन सबको कंबाइन करके यू गेट अराउंड 70 मार्क्स। तो ऐसे कंप्राइज होता है 70 मार्क्स यूजुअली। ठीक है, तो हमको वही देखना कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, विल सी दैट। सो लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम, जस्ट आई वांटेड टू। तो हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे अभी प्रोसेस कैलकुलेशन में। तो ये इसमें 4 मार्क्स आते हैं, बट इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है? बिकॉज ये कैसे है, शॉर्ट मार्क्स। बिकॉज इफ यू प्रिपेयर प्रोसेस कैलकुलेशन, अगर आपको आता है थोड़ा भी, तो गेट में अगर इसके क्वेश्चन ट्रिकी नहीं आते, सिंपल होते हैं, मतलब जो आते गए वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसको प्रिपेयर ठीक से करोगे, तो जितना भी आता है उतने मार्क्स आएंगे। इफ यू नो लाइक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आया है, तो 4 मार्क्स आ ही जाएंगे अगर आपको प्रोसेस कैलकुलेशन आता है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए फॉर थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसा मत सोचना कि हाँ ये 4 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो इसको प्रिपेयर नहीं करना है। इसको तो हमेशा प्रिपेयर करना है, तो इजी है। और दूसरा, जो भी सॉल्व करोगे इजी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके मार्क्स आ ही जाएंगे गेट में, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन गेट, टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में हम लोग दोनों ट्राई करें। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हियर इज विल ट्राई टू फोकस ऑन, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी करेंगे। मतलब विल इवेंचुअली हम सबको क्या करना है, गेट क्रैक करना है। ठीक है, एंड वी वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन गेट। ठीक है, सो ये तो है ही। सो वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करने हैं, कैसे मार्क्स बेटर लाना है, कौन सी मेथड से क्या करना है, विल सी दो थिंग्स। बट एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखेंगे, विल ट्राई टू फोकस ऑन दी फंडामेंटल्स एज वेल। हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल्स पर भी उतना ही फोकस करेंगे। हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं सब मार्क्स पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं। बिकॉज गेट में क्या होता है, गेट के बाद इंटरव्यूज होंगे। अगर कोई भी IIT में जाता है तो यू हैव इंटरव्यूज, राइट। सो इंटरव्यूज में देन फिर आपको वापस से वही फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे। अगर इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, तो वहां पे फिर इश्यूज आएंगे। ठीक है, इवन इफ यू गो टू PSU और इफ यू स्टार्ट वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, या कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहां पर भी फंडामेंटल्स बहुत वो रोल प्ले करते हैं। इवन इफ यू गेट थ्रू दैट, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, राइट, यू हैव अ कंक्रीट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, देन इवन इफ यू गेट इनटू IIT और अ PSU, आपको क्या रहेगा, फंडामेंटल बेस रहेगा, सो यू कैन कैच अप। नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, राइट। क्योंकि IITs में जाओगे तो स्टूडेंट्स विल बी गुड, जो आपके साथ वाले पीयर्स होंगे दे वुड बी गुड, और वहाँ पे एडवांस लेवल की कोर्सेज आएंगे। तो अगर आपको जो फंडामेंटल या बेसिक कोर्सेज नहीं आते, तो वहाँ पे जाके you will be lagging behind. ठीक है, that should also not happen. So we'll focus on both the aspects. We'll try to teach it as, हम लोग क्या करेंगे, we'll try to keep it as कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। yes, it should be exam oriented preparation, we have to score good marks, but at the same time we will focus on
the fundamentals also, right? So just keeping these things in mind, we start with the subject, right? So and one more thing, मुझे ये session थोड़ा interactive चाहिए. I do not know how many, only like there are 26 participants, right? So what I can do is uh, I want this to be interactive. So use your chat box, and if you want, I'll unmute your mic sometime. I'll say ask, I'll say your name, and I'll unmute your mic, right? So okay, one guy is in the waiting room. Wait. I'll just admit him. Yeah, Parth is there. So what we can do is we can sorry, तो हम लोग क्या करेंगे, I want it to be interactive even if we are on an online platform. हम लोग कहाँ पे online platform में, what we'll try to do is हम लोग मैं question पूछूंगा, you use your chat box, ठीक है? और कई बार मैं question unmute करके पूछूंगा तुमको कि हाँ इसके नाम से, मतलब I am randomly saying say that मिलन, तो मिलन इसका क्या होता है? So you please unmute your mic or use the chat box and give me the answer. If you are comfortable with the chat box, use the chat box and give me the answer. ठीक है? Because तो थोड़ा interactive रहेगा, मजा भी आएगा. ठीक है? So we'll start now. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से start करने में. तो the subject का नाम जो है that is process calculation. Right? What's the name of the subject we are starting today is process calculation. So इसमें दो terms है, ध्यान से. पहला है process, and the other part is you have to calculate things, calculations. So what do you mean by a process, or what are you going to calculate? यानी ये subject पढ़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए? What should we understand? ठीक है? So मुझे बताओ, you all use your chat box and let me know which year are you in or which semester are you in. So मेरे को थोड़ा समझ में आएगा. Just chat box use करो और मुझे भेजो which college and which semester you are in. So that I would like मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे करना है. Yeah. Sem 3, Sem 5. Sem 5. Okay, Jugal, Akhilesh. 5th semester. Kaushik. Okay, great. 5th semester. I think only one guy is there in the 3rd semester. Kaushik is 3rd semester SICT. Rahul is 5th semester. Okay. Bhavik is 5th semester. Okay. Okay. We have students from SRICT, GEC, GSFC, Parul, SVMIT, Bharuch. Okay. 5th semester, GEC, Bharuch. Okay. So what I got the idea is most of you are from 5th semester, right? So all of you have studied this subject, right? इतना तो सबने पढ़ा है कि प्रोसेस कैलकुलेशन हो गया होगा सबके लिए. सो प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए? व्हाट स्किल हैव वी डेवलप, या प्रोसेस कैलकुलेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं टू स्टार्ट में? ठीक है? मटेरियल बैलेंस, हाँ, यूज योर चैट बॉक्स, राइट डाउन मटेरियल बैलेंस. ओके, मटेरियल बैलेंस. एक और कुछ? सिर्फ मटेरियल बैलेंस देखते हैं प्रोसेस कैलकुलेशन में? एनर्जी बैलेंस. ओके, हीट जनरेशन. चलो, वेरी गुड. एनर्जी बैलेंस इज हीट जनरेशन. ओके. What amount of material are used? Correct. How process is done? Reaction balance. Okay. Energy balance. How process is done? वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं प्रोसेस कैसे होती है इन प्रोसेस कैलकुलेशन, बट एनी हाउ हीट जनरेशन. ओके. We are going to learn different types of process, how their product and other outcome calculations. Okay. What is time required to complete the process? Okay. Molarity, normality, etc. वो तो chemistry में, वो तो 11th 12th में भी. But anyhow, we know these things, right? Good. Balances. ठीक है. तो ज्यादातर लोगों को पता है कि हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन में क्या करेंगे और सबको मजा भी आता है करने में. ठीक है. माय क्वेश्चन है कि हम लोग एक प्रोसेस मतलब जब डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है?
हम लोग अगर मतलब मटेरियल बैलेंस या एनर्जी बैलेंस की जरूरत क्या है वो देखते हैं, कहाँ से आता है वो भी देखेंगे, राइट। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी डिसाइड ऑन? हम लोग सबसे पहले डिसाइड क्या करते हैं, अगर मुझे प्रोसेस बतानी है, कंपोनेंट इन द फीड नो, रॉ मटेरियल नहीं, मैथमेटिकल मॉडलिंग नो, अखिलेश नहीं यार, डायग्राम नो, अमाउंट, अमाउंट ऑफ व्हाट मीट, किसका अमाउंट? मुझे अभी तक आंसर ही नहीं मिला है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नहीं, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ओके। चलो, पहला एक आंसर मिला, प्रजापति ब्रिजेश। सर कितना फीट जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, सी तुम लोग ऐसे लॉजिकली नहीं जा रहे, ठीक है। तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे अगर मैं एक प्रोसेस डिजाइन कर रहा हूँ, प्रोसेस डिजाइन मतलब मेरे को प्रोसेस बनानी है पूरी। तो प्रोसेस बनाने के लिए मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, आई विल चूज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ध्यान से, मैं क्या डिसाइड करूंगा, द फर्स्ट स्टेप इज, सो व्हाट वी आर लुकिंग एट द प्रोसेस पार्ट। हम लोग किस क्या देख रहे हैं, प्रोसेस पार्ट। प्रोसेस कैसे डिसाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, मतलब मुझे कोई ड्रग बनाना है, फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाना है, और डू आई वांट टू मेक H2SO4, या कमोडिटी प्रोडक्ट्स है, या एलडीपी, या कुछ पेट्रोकेमिकल कुछ प्रोडक्ट बनाना है, आई फिक्स ऑन दैट कि मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सी प्रोडक्ट सबसे पहले बनानी है, दैट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और मार्केट सर्वे पर से ही मुझे क्या पता चलेगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैं बोलूंगा डेली प्रोडक्शन रेट, ठीक है। मेरे हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना, तो मैं डेली प्रोडक्शन रेट, ठीक है। सो दिस कैन बी केजीज पर डे, ठीक है, और टन्स पर डे, वॉट एवर, और वॉल्यूम्स में भी हो सकता है, लीटर्स पर डे। इट कैन बी डेली प्रोडक्शन रेट, इट कैन बी आवरली प्रोडक्शन रेट, इट कैन बी एनुअल प्रोडक्शन रेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग ये प्रोडक्ट के ऊपर से क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं ऐसा प्रोसेस को रैंडमली एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, सो फर्स्ट स्टेप क्या डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है प्रोडक्ट और उसका रेट या अमाउंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट कितना होगा, ठीक है। सो प्रोसेस में सबसे पहले ये डिसाइड होता है, ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन दिस? मैं किसी को पूछूं, किसी ने आंसर नहीं दिया है, रुक जाओ देखता हूँ। यश पाटिल, हाँ, सो यश, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, ओके, वी कैन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, चलो। तो हमने बोल दिया ये प्रोडक्ट चाहिए, सो व्हेन वी डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट वी से व्हाट क्वालिटी इज ऑलरेडी डिसाइडेड, बट एनी हाउ चलो बोल दिया कि हमको ये क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, उसका रेट क्या है ये बोल दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यश पाटिल, नॉट पटेल। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या फीड चाहिए, नहीं, ये नहीं होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, नो। नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है, सी लॉजिकली तुम सोचोगे घर में खाना बना रहे हो, एग्जैक्टली, विच टाइप ऑफ प्रोसेस, हम लोग क्या बोलते हैं, स्मिथ एंड अखिलेश, करेक्ट। हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, प्रोसेस से तो प्रोसेस से भी मैं सिंपल वे में बोलूंगा, कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। प्रोसेस से भी पहले क्या आता है, कौन से टाइप का रिएक्शन यूज करूंगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ कि हम लोग प्रोसेस डिजाइन कैसे करते हैं, और उसका इसका क्या लेना देना है, प्रोसेस कैलकुलेशन का, ये सब्जेक्ट का, ये पूरे चीज से लेना, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी गेन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ठीक है। वो तुमको पता है, लेकिन यूज कैसे होता है वो देखते हैं।
ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, कौन से टाइप का। मान लो कि दो रिएक्शन है, ए और बी, मतलब ए, एक रिएक्शन ए है, एक टाइप से होता है, दूसरा रिएक्शन बी है जिसमें रॉ मटेरियल, इसमें कुछ रॉ मटेरियल अलग हो सकता है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल अलग हो सकता है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि भाई इसका मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन क्या है, इसकी ऑलरेडी मेथड डेवलप, मतलब इसका डिजाइन ऑलरेडी डेवलप है कि नहीं है, वो सब चीजें से एक रिएक्शन डिसाइड करता हूँ कि हाँ भाई सस्ता कौन सा पड़ेगा। तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल्स कहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर्स होते हैं। सो उसको ध्यान में रख के आई डिसाइड ऑन द रिएक्शन कि हाँ भाई दिस रिएक्शन ए इज सूटेबल फॉर मी। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये सब डिटेल में, वापस से देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट सेइंग दैट हम लोग बोलते हैं कि ए और बी दो रिएक्शन है, उसमें से ए रिएक्शन है सूटेबल फॉर मी। तो ये जो सूटेबल रिएक्शन है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, तब रॉ मटेरियल आता है। इज दिस क्लियर, इसमें कुछ भी डाउट है? ठीक है। सो मैंने रिएक्शन चूज किया। सो नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग दी रिएक्शन। यहाँ पे जाओगे तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद क्या चूज करेंगे, रिएक्शन। ठीक है। सो नाउ आई हैव चोजन दी विच रिएक्शन आई एम गोइंग टू। उस रिएक्शन के लिए आई नो कि हाँ अगर ये रिएक्शन है तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, आई नो कि भाई फॉर दिस रिएक्शन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, फ्रॉम दैट यू फिक्स दी रॉ मटेरियल। तो यहाँ से क्या फिक्स हो जाता है, रॉ मटेरियल। इसको अलग से ड्रॉ करते हैं साइड से, रिएक्शन, रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप। ठीक है। अभी सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन, हाँ स्मिथ का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड ए प्रोसेस। तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है कि बोल दिया मेरे को, केमिस्ट भी दे सकते हैं, केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट बीएससी एमएससी केमिस्ट्री करते हैं, पीएचडी केमिस्ट्री करते हैं, उनको केमिस्ट बोलते हैं। तो उसमें बोल दिया कि भाई अमोनिया बनाने के लिए N2 + 3H2 gives 2NH3। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन वी हैव फिक्स्ड। इससे पता चल गया कि कौन से टाइप का रिएक्टर यूज करोगे, डिस्टिलेशन कॉलम यूज करोगे कि नहीं, या फिर यूनिट ऑपरेशन फिल्ट्रेशन करोगे कि नहीं, फिल्ट्रेशन कहाँ पे लगाओगे, एक्सट्रैक्शन गैस अब्जॉर्प्शन करना है कि करोगे कि नहीं, कौन से टाइप में प्रोसेस, वो सब डिसाइड हो गया क्या, नहीं। सो प्रोसेस मतलब क्या है, प्रोसेस मतलब कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, कौन से टाइप का रिएक्टर लगेगा, क्या साइज का लगेगा, क्या टेम्परेचर प्रेशर होगा, ठीक है, हर एक इक्विपमेंट में। सो दैट होल थिंग इज कॉल्ड अ प्रोसेस। रिएक्शन तो ये रहा, दिस इज द रिएक्शन। समझ में आया? तो अभी तक हमने प्रोसेस डेवलप नहीं किया है, अभी तक तो सिर्फ रॉ मटेरियल डिसाइड किया। ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं प्रोसेस डिसाइड करने के लिए, अवेलेबल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग कहाँ जाएंगे, to choose that कि हाँ व्हाट इज द अवेलेबल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सी क्वालिटी में अवेलेबल है, मतलब प्योर है नहीं है। ठीक है, प्योर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोसेस डालनी पड़ेगी। ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोसेस, फिर उसके ऊपर से प्रोसेस स्टार्ट होता है। कैसे कि भाई रॉ मटेरियल है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, the iron thing, well you have an iron ore, so if you have an iron ore तो क्या करोगे, आयन ओर को निकाला, सो आयन ओर जो भी फॉर्म है, बॉक्साइड है जो भी आया, उसको डायरेक्टली यूज करोगे नहीं, क्या करोगे, पहले उसको क्रश करोगे, फिर उसको क्लीन, कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट में जाएगा, कुछ सेपरेशन करोगे, फिर उसको थोड़ा प्यूरिफाई करोगे ओर को, उसके बाद उसको डालोगे जहां से, और आयन को एक्सट्रैक्ट करोगे, वो प्रोसेस में, मेन प्रोसेस में डालोगे। वो जो प्रोसेस के बाद भी, मतलब रिएक्टर में डालोगे, वो रिएक्टर के बाद भी क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी द फाइनेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिक्वायर्ड।
राइट, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से उसको कंडीशन करना पड़ता है। मतलब यू अगर पैलेट के फॉर्म में चाहिए, कौन से शेप में चाहिए, प्योरिटी उतनी अचीव हुई है कि नहीं, तो मेरे को या तो फिर कुछ एक्सट्रैक्शन या अब्जॉर्प्शन, कुछ अलग यूनिट ऑपरेशन फिल्टर करके उसको डालना पड़ेगा। फिर उसके कौन से साइज में चाहिए, कौन से शेप में चाहिए, कौन से फॉर्म में चाहिए फाइनल कस्टमर को, उस हिसाब से पूरी प्रोसेस डिसाइड होती है। ये हम लोग वापस से देखेंगे, ये जो प्रोसेस वाला पूरा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा और आगे चल के भी आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स। एज ऑफ नाउ मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो हम लोग ऐसे एक प्रोसेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, ये वाला पोर्शन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हो भी जाता है प्रोसेस कैलकुलेशन में भी, हम लोग अगर प्रोसेस डिसाइड भी कर लेते हैं, सो दैट वी डिसाइड ऑन द प्रोसेस। तो अब हमको क्या चेक करना है, से दैट मैंने बोला कि ये मेरा रॉ मटेरियल आया फर्स्ट फॉर्म में, दिस इज माय रॉ मटेरियल, करेक्ट। इसको मैंने फिल्टर किया, सो ये यहाँ पे 70% फॉर्म या 30% प्योर था। अगर ये वाली प्रोसेस करता हूँ तो 50% प्योर मिलेगा। फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर डाला है, तो इसमें कितनी एनर्जी इनपुट डालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे उसकी प्योरिटी क्या मिली है, रिएक्टर में कौन सी कंडीशन पे रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, प्रोसेस कैलकुलेशन में। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हर एक स्टेप में, प्रोसेस के हर एक स्टेप में, और फिर फाइनल प्रोसेस में, टोटल प्रोसेस में। तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, पहले ये ओवरऑल प्रोसेस बनाते हैं ऐसे, ये वाली। इसमें भी मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस चाहिए, इसमें भी मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस चाहिए। ये ओवरऑल प्लांट का मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस है। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में करते हैं कि अगर मैं ये वाला इक्विपमेंट यूज करूंगा तो कितना मटेरियल अंदर आएगा, कितना मटेरियल बाहर जाएगा, और उसकी क्वालिटी क्या होगी, व्हाट उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी मुझे नेक्स्ट कौन सा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, राइट। तो हर एक पूरे ओवरऑल प्लांट में भी एनर्जी बैलेंस और मटेरियल बैलेंस, मतलब रॉ मटेरियल कितना जाएगा, हीट कितनी जाएगी, क्या यूज करना है, वो पूरे प्लांट का भी और हर एक इक्विपमेंट का इंडिविजुअल भी, दोनों का कैलकुलेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, प्रोसेस कैलकुलेशन। सो अगर किसी भी प्रोसेस का डेवलपमेंट करना है, सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डू मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एंड द रेट ऑफ द और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसी से एक ओवरव्यू आता है। बिकॉज हम लोग इस सब्जेक्ट से क्यों स्टार्ट करते हैं, एक तो थोड़ा समझ में आता है कि कौन सी टाइप की प्रोसेसेस होती है, और दूसरा हमको समझ में आता है कि हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग में किस टाइप की कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं, केमिकल इंजीनियर्स को करना क्या है प्रोसेस डिजाइन में, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको क्या आना चाहिए, तो अगर मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस आता है तो हम लोग डिसाइड कर रहे पाएंगे कि रॉ मटेरियल कितना यूज होगा, ठीक है, हाउ मच रॉ मटेरियल वी हैव टू यूज, प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी का मिलेगा, रिएक्शंस क्या होंगे, हर एक स्टेज में कितना हीट डालनी पड़ेगी, कितना मटेरियल डालना पड़ेगा, कितना एफ्लुएंट जा रहा है, राइट। तो इससे ऊपर से हम लोग सब प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके हम लोग सब कुछ प्लानिंग करते हैं। तो ये सब्जेक्ट का मेन रीजन है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। ओके, सो अभी फॉर्मली सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट द सब्जेक्ट फॉर्मली, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे, बहुत ज्यादा पहला लेक्चर है, सो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, राइट। विल हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा स्लो जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होगा, तुम्हारी स्पीड कम होगी, अभी गाड़ी वो क्या बोलते हैं, राउज नहीं हुई होगी, राइट। सो नाउ आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड में आएगा, देन विल मूव फास्ट, राइट। और हमारी तुम्हारी और मेरी वेवलेंथ भी थोड़ी मैच करेगी, बिकॉज हम लोग दोनों, हम लोग सब साथ में कांटेक्ट में आएंगे, सो विल अंडरस्टैंड। तो फिर विल स्पीड अप अ बिट, राइट। पहले थोड़ा स्लोली जाते हैं, राइट। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डायमेंशंस एंड यूनिट्स, ठीक है, बहुत बेसिक है, सबको पता है। सो यूनिट्स क्या होते हैं,
व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम यूनिट्स? यूनिट्स क्या है? व्हाट आर यूनिट्स एंड व्हाट आर डायमेंशंस? यूनिट्स आर मेजर ऑफ क्वांटिटी, करेक्ट। लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग तरीके, मतलब दीज आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स। मैं इसको क्या बोलता हूँ? ऑब्वियसली इट इज मेजर ऑफ क्वांटिटी, राइट? यूनिट्स आर डिफाइन दी क्वांटिटी, ओके। सो ऐसा ही कुछ होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स होता है। मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं सिंपल वाला। सो यूनिट्स क्या होता है, तो लोगों को पहले पता नहीं था कि अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो कैसे बताऊं कितनी लेंथ है, समझ में क्या आएगा? सो यूनिट्स में दो पार्ट होता है। अगर मुझे उसकी, मान लो कि पेन है यहाँ पे, इसको पेन अज्यूम कर लो, ठीक है? जो ड्रॉ किया है उसको पेन अज्यूम कर लो, पेन। सो इसका डायमेंशन, मतलब इसकी लेंथ क्या है वो जाननी है। तो कैसे करोगे? मतलब यही चीज वैलिड था लैंड के लिए, पहले ये सब चीजें किसमें यूज होता था? लैंड के लिए, कितना है। तो कैसे पता चलेगा कितनी लैंड है? तुम कुछ बोलो, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसमें दो पार्ट होता है, ठीक है? एक होता है नंबर, जिसको वैल्यू भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैल्यू। एंड द सेकंड पार्ट इज यूनिट। एक होता है वैल्यू, जैसे क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ क्या है, सो दैट सिंपली सेइंग पेन की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू है और ये उसका यूनिट है, ठीक है? सो ये जो सेंटीमीटर्स है ना, वो एक स्टैंडर्ड है। ये सेंटीमीटर्स में ऐसा बोला है। सो सेंटी में एक होता है मीटर्स, तो ये भी देखेंगे। सो मीटर, द सेंटीमीटर इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड। एक सेंटीमीटर कितना, वो डिफाइंड है, फिक्स्ड। यहाँ पे इतना एक सेंटीमीटर है, सो स्टैंडर्ड है। गिवन कहीं लेबोरेटरी में रखा होगा एक स्टैंडर्ड, यहाँ इतने डिस्टेंस को एक सेंटीमीटर बोलेंगे। वैसे ही वेट के लिए भी 1 kg मतलब कितना, पता नहीं। 1 kg स्टैंडर्ड रखा हुआ है कहीं पे लेबोरेटरी में। तो इतना जो मतलब होता है, जो भी वो सैंपल है उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जितना वेट होगा दैट इज 1 kg। उसके रिस्पेक्ट में सबको लेते हैं कि इसके 10 टाइम्स इसका वेट है। सो दैट इज हाउ यू डिफाइन यूनिट्स, ठीक है? तो ये सब चीजें ज्यादातर लोगों को पता है, हम सबको पता है, वी यूज इट डेली, यूनिट्स। ज्यादा उसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वेरएज व्हाट आर डायमेंशंस? व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस क्या होता है? सी, डायमेंशंस आर नथिंग बट, मैं इसको अलग कलर से यूज कर, dimensions are nothing but representation of a property in terms of fundamental, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी, ठीक है? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नोटेशन, ऑब्वियसली यू कैन से नोटेशन। मतलब m is mass, l is length, right? Then you have temperature is T, theta is time, ठीक है? सो एम एल टी थीटा। सो अगर मेरा वॉल्यूम होगा, से दैट माय प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को कैसे लिखूंगा? एल स्क्वायर। मास 0 है, लेंथ कितना है? 2 टाइम्स, सॉरी एल क्यूब, माय मिस्टेक। वो लेंथ कितना है? 3 टाइम। ये एल लेंथ, देन विड्थ, देन दी हाइट, और वॉट एवर एल बी एच यू कैन से, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है? सो ये सब ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो नोटेशन है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, दोज आर कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है? तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ये एक टेबल जैसा है, विजिबल है सबको? टेबल दिख रहा है, क्लियर है? वेरी गुड। Yes. तो ये सबको तो पता ही है, ठीक है?
गुड। नाउ इसमें ये टेबल थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज दो टाइप, मतलब प्रॉपर्टीज जो बोल रहा हूँ वो दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूंगा, प्रॉपर्टीज बोल दो या क्वांटिटीज बोल दो, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, वन इज फंडामेंटल, द अदर इज डिराइव्ड। ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जिनकी जो जो पता है, वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, हमको समझ में आता है। बट अगर मैं बोलूंगा कि मास क्या है, ये लेंथ क्या है, डू वी हैव डेफिनेशन फॉर इट? ठीक है, व्हाट इज लेंथ, वी अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट? सो वी हैव डिफाइंड सर्टेन थिंग्स, और वो सर्टेन थिंग्स से हमको कुछ समझ में आता है विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन फंडामेंटल। ठीक है, मतलब हमको समझ में आता है, बट हम लोग उस हमारे पास उसकी डेफिनेशन नहीं है, उसको यूज करके हम लोग कुछ और डिफाइन करते हैं। सो वी ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब डिफाइन नहीं, वी अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इट डजंट हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। लाइक फ्यू ऑफ देम हैव, जैसे मास का डेफिनेशन है, टेम्परेचर की डेफिनेशन है, करंट की डेफिनेशन है। एट द सेम टाइम, डू यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ टाइम? डू यू हैव डेफिनेशन ऑफ लेंथ? नो। ठीक है, तो मतलब वो समझ में आती है, राइट? सो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, सिंपल है। सो पहले देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो ये ऊपर, ये इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, इसके नीचे, दैट कंटिन्यूटी रहेगी। ये ओके, गुड। आई एम गोइंग टू शेयर दिस, ये जो मेरी नोट्स हैं, क्लास नोट्स, ये भी शेयर करूंगा, और वीडियोस भी रिकॉर्डेड है, यू विल गेट दोज आल्सो, सो डोंट वरी। अगर ठीक है, तो अगर नोट्स नहीं नहीं बन रहे क्लास में, यू कैन यूज द वीडियो एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन नोट्स, राइट? हाँ, और एक चीज, विच बुक्स आर यू गोइंग टू यूज फॉर दिस सब्जेक्ट, वो भी मैं बताना भूल गया। ठीक है, सी वन, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मटेरियल हियर फॉर दिस, लेकिन बुक्स कौन सी यूज करोगे? सो इस सब्जेक्ट में ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इन फैक्ट व्हाट आई प्रेफर इज, मैं नाम दे रहा हूँ, देयर आर टू बुक्स विच आई यूजुअली यूज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व द गेट क्वेश्चन। सो गेट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट। Basic principles and calculations in chemical engineering. Right, this is by David M. Himmelblau. और एक और है, James Riggs, so J.B. Riggs. Right, so these are the authors. Number two is, what I prefer is, like I prefer this one क्योंकि इसके examples बहुत अच्छे हैं Himmelblau के, but ये सब जो थोड़ा initial understanding है, that you will get from stoichiometry. कौन सी बुक यूज करते हो आप लोग, वो बताओ। सो आई विल ट्राई टू फॉलो दैट आल्सो, स्टोइशियोमेट्री। कॉलेज में कौन सी बुक यूज किया था? Oh man, please, one thing I would suggest, right? Do not follow घवाने, ठीक है? अगर आपको, if you are serious about gate, not gate only, if you are serious about learning things, if you are serious about a job, if you are serious about a good career, forget about घवाने, ठीक है? अगर आपको कुछ अच्छी तरह सीखना है, तो घवाने से नहीं होगा, ठीक है?
So please do not follow that book. One. Okay. So either you can choose any one of these books. ये या ये, whichever you like. आपको जो भी पसंद है. ठीक है. तो मैं जो इन्हीं मैं बता दूंगा मैं कहाँ से क्या क्या कवर कर रहा हूँ. ठीक है. सर सॉफ्ट कॉपी यहाँ है ना, भेज दूंगा. डोंट वरी, आई सेंड यू. हम लोग एक ग्रुप भी बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे सेंड भी कर दूंगा. ठीक है. लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा. ये सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दूंगा जो भी रिक्वायरमेंट है. सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, दीज विल डू. ठीक है. व्हाट आई एम मोर वरीड अबाउट इज यू रीडिंग गवाने. ठीक है. गवाने मत पढ़ना यार. ठीक है. सो अभी का जो ये इनिशियल पार्ट है वो इस बुक में से. ठीक है. बाकी का जो जो जहां जहां से कहीं बाहर से भी होगा, मतलब जैसे कि ये जो डिस्कस किया है ये पार्ट, हाउ डू वी डेवलप अ प्रोसेस, दिस इज फ्रॉम श्रीव एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बाय लेवेंसपी, राइट. और इन जनरल जनरल नॉलेज है दिस, दीज आर आल्सो ऐसी सब चीजें होंगी जो बुक में नहीं भी दी होंगी, तो वो भी मैं बताता हूँ. ठीक है. बट आई लेट यू नो. सो ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज फ्रॉम पटन ठाकुर. ठीक है. So please go through it. Right? Okay, good. So let us fall back to this fundamental quantities. ठीक है. So ये सबको पता है. So I'm not wasting time in this especially. So इसमें क्या है, देखो कौन कौन सी यूनिट है. SI यूनिट है, ये पता है, सिस्टम इंटरनेशनल, राइट. मेट्रिक यूनिट है, MKS, ये FPS. You can have CGS also here. Right. So अभी CGS नहीं लिखा हुआ, बट इन जनरल यू हैव दीज यूनिट्स. सो उसमें लेंथ का क्या यूनिट है. सो इट्स गिवन एज लेंथ एज मीटर, मीटर, और इसमें फुट. राइट. सो यू हैव फीट, मीटर, मीटर. सेम वे सिंबॉलिक अब्रिविएशन एंड द डायमेंशन. तो लेंथ को कैसे डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, L से. ठीक है. वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो ये सब चीजें हमको पता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके कन्वर्जन हमको यहाँ पे ये सब चीजें जानना क्यों है, इसके कन्वर्जन बहुत जरूरी है. सो कन्वर्जन बुक में भी दिए हुए, यू कैन कैलकुलेटर्स में भी होते हैं. ठीक है. तो गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. गेट में ज्यादातर ऐसा ही नहीं होगा, जितना भी कैलकुलेशन होगा गेट में ज्यादातर ऐसा ही में होगा. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दी कन्वर्जन एज सच बहुत ज्यादा, बट थोड़ा तो पता होना चाहिए बिकॉज टेम्परेचर में होगा. ठीक है. किलोग्राम मास हुआ तो किलोग्राम, किलोग्राम पाउंड. The notations are given. This is denoted dimension. LMT लिखा था ना, तो M is denoted for mass. टेम्परेचर के लिए T. You have Kelvin, Celsius and Fahrenheit. टाइम के लिए सेकंड, 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 everywhere same. The notation is theta. टेम्परेचर के लिए T था. इलेक्ट्रिक करंट, करंट सबको पता है, एम्पियर ज्यादातर लोगों को पता होगा. It is denoted by I. ठीक है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सी ये मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में फर्क है. ठीक है. सो मास कहाँ से आता है, मास की डेफिनेशन कहाँ से आती है पता है, यहाँ से. सो न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ पता है क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ. नहीं सर, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ मैं बता रहा हूँ. ठीक है. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ है. ठीक है. सो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, दैट इज मास. मास यहाँ पे आता है, the proportionality constant for this law. Right. So this is your mass. ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए. ठीक है. So this is your mass. So mass और amount of substance are different. Amount of substance कैसे, मोल कैसे, वन मोल कैसे डिफाइंड होता है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस टेबल. तो ये सब जैसे जितनी भी है, देखो नंबर दे देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These 7 are fundamental properties. ये 7 क्या है, fundamental properties है. ठीक है. So 1 mole कैसे डिफाइन होता है, how do you define 1 mole? हाँ, यूज दी चैट बॉक्स, या तो मैं किसी को पूछता हूँ. चलो
दैट इज मोकिब। भाविक परमार, भाविक माइक अनम्यूट कर दो यार। हेलो भाविक। भाविक का रिस्पांस नहीं आ रहा। हाँ भाविक, चलो आगे आगे, वेरी गुड। आगे। अरे अभी तो आए हैं, वापस से गायब। चलो एनीवेज, विल आस्क समवन एल्स। जुबेर, वन मोल कैसे डिफाइन होता है? हाउ डू यू डिफाइन अ मोल? ऑलरेडी ये सब्जेक्ट हो गया ना कि बाकी है? यूज द चैट बॉक्स अदरवाइज। गो फास्टर, अभिषेक गुज्जर, ओके। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास आई एम गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, फिर तुमको बोलना पड़ेगा कि सर बहुत स्लो। एनीवेज, सो वन मोल कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट। हाँ, सो प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा होता है कि नहीं नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। वन मोल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोस नंबर याद है? क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। राइट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जितने मास में, जितने वेट में, जितने मास में 6.023 और 0.022 इंटू 10⁻23 number of molecules. So the weight of 6.023 into 10⁻23 number of molecules, उसको क्या बोल देते हैं? वन मोल। उसका यूनिट क्या है? ये क्या है? ये जो डिफाइन किया वो क्या है? ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ये जो लिखा था ना मैंने अभी डेफिनेशन, ये मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन है। वेट ऑफ 6.023 into 10⁻23 ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन मोल क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपली वन मोल कैसे डिफाइन करेंगे? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला के कितना होता है? वो एक मोल है। तो उतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज क्लियर? सो वो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल्स अलग होता है, मास अलग होता है। ठीक है, ध्यान से। देन इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब उसको डिफाइन करते हैं कैंडेला से। ठीक है, तो अगर आपने, तुम लोगों ने कुछ भी देखा होगा, मतलब कैसे बोलेंगे, इफ यू सी दी, अगर कैंडल देखेंगे, टर्म कैंडल हैज कम फ्रॉम दैट। सो कैंडल देखोगे, या इफ यू हैव एन एलईडी, सो या घर पे एलईडी बल्ब होगा, तो हर एक की इंटेंसिटी अलग होती है लाइट की। राइट, जैसे सन है, तो सन की इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सन? कितनी कितनी ब्राइट है लाइट? राइट, सो दैट इज मेजर्ड बाय कैंडेला। so that brightness is measured by candela. ठीक है, तो हम लोग कभी एज केमिकल इंजीनियर्स वी नेवर गो टू द सेवंथ वन एंड फिफ्थ वन। फिफ्थ शायद से एनालॉजी में यूज भी कर ले, बट वी नेवर यूज सेवंथ, सो डोंट वरी अबाउट इट। राइट, so these are the fundamental quantities। ठीक है, सो हम लोग पहले ये ले लेते हैं, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज से पहले लेट अस टेक दी, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। पहला, नंबर वन, लेंथ। सो लेंथ के कन्वर्जन्स। ठीक है, ये सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूँ जस्ट फॉर नोटेशन। ठीक है, ओके। एक और चीज, ये पता है कि नहीं पता है, सेंटी क्या होता है, मिली क्या होता है, मेगा क्या होता है? वेट, आई शेयर इट। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ जस्ट, अगर किसी को नहीं पता है तो यू कैन यूज दिस इमेज यूज करके देख लेना, ठीक है। अरे यार कहाँ पर है, या गॉट इट, जस्ट अ मिनट, मैं डाल रहा हूँ। सो ये सब नोट्स में रहेगा, सो बेटर रहेगा, ठीक है। कभी भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे चले जाना और यूज कर लेना। बिकॉज मेरे को पता नहीं है कितने लोगों को पता है, बट फिर भी ठीक है। सो ये सब, ये यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट सो दैट अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से नोट कर लेना। बाकी आई नो मोस्ट ऑफ, यू सी यहाँ पे मैं जितना भी करवा रहा हूँ सब कुछ लोगों को पता ही है ज़्यादातर, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल, ठीक है। लेकिन फिर भी कन्वर्जन लिख देते हैं सिंपली। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स, ठीक है, एक ये कन्वर्जन है। दूसरा है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.393 इंचेस। सो ऐसे थोड़े कन्वर्जन है जो डायरेक्टली याद रहेंगे तो कैलकुलेशन में बेटर रहेगा, राइट। सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस। मास के लिए लिख रहा हूँ, जो यूजफुल है मैं वही दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, आई एम नॉट गिविंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lb, lb इज नथिंग बट पाउंड, दिस इज पाउंड, राइट। बाकी तो जरूरत नहीं है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, सबको पता है 1 मेट्रिक टन इज 1000 kg, दैट इज नो। मास ये हो गया। नंबर 3 वाज टेम्परेचर, इसको ध्यान से, ये कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर के कन्वर्जन भी दे देता हूँ। क्या होता है केल्विन का, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, ये केल्विन का है। डिग्री रैंकाइन, सो दिस इज कॉल्ड केल्विन, आई थिंक मोस्ट ऑफ सबको ही को पता हो गया, दिस इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यू हैव डिग्री रैंकाइन इज इक्वल टू डिग्री एफ प्लस 459.67, ठीक है। सो ये इक्वेशंस याद रखना, बिकॉज अभी शायद से नहीं है, बट कहीं पे भी यूज हो सकता है। और व्हाट इज द इक्वेशन फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट, चलो कौन बताएगा, यूज द चैट बॉक्स। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप बताओ। Hmm. 9/5 or I can say 1.8 C plus 32, ठीक है ना। सो ये सो ये तीन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर में। टाइम में तो ज़्यादातर लोगों को पता है, टाइम का ज़्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं करना, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स वी नीडेड, तो वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी को भी डाउट है, सो ये है, ठीक है, तो ये ब्लॉक यूज कर लेना, ठीक है। 10⁻⁻1 इज डेसी, 10⁻²⁰ इज सेंटी, ठीक है। तो ये शायद से सबको सेंटी मिली पता है, बट डेसी इज 10⁻⁻1, ठीक है। इसके नोटेशन सिंबल्स देख लेना ध्यान से क्या है। ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड। सो हम लोग पहली डिराइव्ड क्वांटिटी में जाते हैं अभी, डिराइव्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। सो वी हैव एज एरिया, तो एरिया कैसे डिफाइन होता है, हाउ डू वी डिफाइन एरिया। तो इसमें क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है ना।
इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैं डायमेंशन कैसे लिखूंगा, आई एम राइटिंग डायमेंशन हियर, MLT, मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड टाइम। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन है L स्क्वायर। बाकी सब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ MLT थीटा, बाकी सब जीरो है, इसका डायमेंशन L स्क्वायर है। एरिया सबको पता है, ठीक है ना, क्या है। एरिया के भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं एक्चुअली, यू कैन हैव स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन सी यूनिट है एरिया के, स्क्वायर फीट, राइट। तो कन्वर्जन सबको पता है, क्या क्या है एरिया के, और कोई यूनिट है क्या, एरिया के और कोई यूनिट है क्या, इन स्क्वायर, उसके अलावा एकर्स हैं, हेक्टर्स हैं, राइट। सो देयर आर मेनी अदर यूनिट्स यूज्ड फॉर एरिया। सो हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एरिया। वैसे ही होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम वापस से क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ इंटू एल, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L क्यूब, राइट। वॉल्यूम का क्या यूनिट है, मीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। और तो यहाँ पे एक मैं यूनिट लिख देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है, और है लीटर। सो हाउ मेनी लीटर्स इज 1 मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा, ठीक है। दिस इज 1000 लीटर्स, ठीक है। आज मैं ये सब बता रहा हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन में मैं ये सब यूज कर लूंगा, तब मत पूछना, ठीक है। 1000 लीटर्स, और यही होता है इज इक्वल टू, ठीक है, एक ये हो गया, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। दिस 1000 ml इज नथिंग बट 1000 cc, मतलब मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cc। cc क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। बाइक में देखते हैं ना, बोलते हैं ना इतने सीसी का बाइक है, मतलब एक जो पिस्टन होता है, पिस्टन में इन वन शॉट हाउ मच वॉल्यूम यू आर टेकिंग, दैट इज 1 cc, ठीक है। सो दैट इज द वॉल्यूम, सो यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नंबर 3, ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो हाउ इज वेलोसिटी डिफाइंड, वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, बट एनीवेज, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, dx/dt। v, वेलोसिटी कैसे डिनोट होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज इन लेंथ और चेंज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, या सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसका कोई स्पेसिफिक ऐसे अलग से यूनिट नहीं है, बट इट कैन बी मीटर्स पर सेकेंड, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, फीट पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन, कहाँ पे है डेफिनेशन, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, ए इज इक्वल टू, ऐसे डिफाइन होता है, मतलब d²x/dt², और यू कैन से dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वो कहाँ से पता चलता है, एक्सेलरेशन से। मतलब इफ आई से एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इफ आई से एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट में लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड।
करेक्ट। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया, dv by dt इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा, when v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है उसका मतलब क्या है, आई एम मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो ऐसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब जब भी अगर तुम फ्री फॉल करते हो ऊपर से, टेरेस पर से नीचे कूदोगे, भाई कूदना मत, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नीचे फेंकते हो, सो आफ्टर अ पॉइंट वो क्या करेगा, उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है, उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है क्या, जो चीज नीचे गिरी उसकी वेलोसिटी फिक्स है क्या, नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर ये पेन है, पेन यहाँ पे नीचे गिरेगा तो नीचे पहले इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन फिक्स क्या है, एक्सेलरेशन 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है। ठीक है, okay. मैं अगर बोलूंगा वेलोसिटी जीरो है, उसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेलोसिटी जीरो, एक्सिस कांस्टेंट, मतलब यू आर नॉट मूविंग, तुम्हारी डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबको ज्यादातर पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे डेंसिटी। हाउ डू वी डिफाइन डेंसिटी, मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट वुड बी द यूनिट, लिखा हुआ है केजी पर मीटर क्यूब, और क्या हो सकता है, पाउंड पर फीट क्यूब, ऐसे भी होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000, बट उसके लिए टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर गैसेज होगा तो प्रेशर भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जाएंगे हम लोग डिटेल में कैसे क्या होता है। तो डेंसिटी बेसिकली और कौन से फॉर्म में यूज रिप्रेजेंट होती है, एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, दूसरी क्या चीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, वॉट एवर मे बी दी मटेरियल, मतलब मटेरियल हो सकता है लिक्विड, अभी हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये कहाँ पे होगा, ये दोनों चीजें एट ए गिवन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी एट ए गिवन टेम्परेचर डिफाइन होता है। ठीक है, वैसे ही ये किसके लिए डिफाइन किया हमने, लिक्विड के लिए, वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी और किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, गैसेस के लिए, अलग होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस क्या होगा, ठीक है, अगेन एट ए गिवन टेम्परेचर। सो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या समझ में आता है, मान लो कि मेरे पास सैंड है, या सैंड नहीं बोलते हैं, कुछ और ले ले, लिक्विड क्या है, हाँ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ले लेते हैं, चलो, इवन इफ इट्स अ मेटल इट्स अ लिक्विड, सो मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 13.6, ऐसा बोल दिया होगा। मर्क्यूरी का क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 13.6। इससे समझ में क्या आता है, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी would be equal to specific gravity into density of water। यहाँ पे देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, यूजुअली 1000, जो भी यूनिट में लिखोगे, दिस हियर इट कैन बी इन एनी यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। इसका जो यूनिट यूज करोगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस। सो इसका जो यूनिट यूज करोगे ये डेंसिटी का, वही यूनिट इसका भी हो जाएगा। अगर मैं 1000 kg पर मीटर क्यूब बोलूँ, ग्राम पर सीसी में बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1, सो दिस वुड बी 13.6 ओनली। मगर अगर केजी पर मीटर क्यूब में बोल रहा हूँ तो ऐसा।
इज इक्वल टू 13600 kg/m³। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, तो हमने डेंसिटी डिफाइन कर दी। डेंसिटी क्यों डिफाइन करते हैं वो पता है? नहीं पता है तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्वांटिटीज होती है। क्वांटिटीज कैसी होती है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी बता देते हैं और उसको सेग्रीगेट भी कर देंगे। चलो गुड, यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ, बीच में ही मैं ब्रेक करता हूँ और आई सिंस मेरे को याद है तो। सो देयर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। सो इंटेंसिव क्या है? डज नॉट डिपेंड on the mass. Let me not write mass, I'll write amount. And this depends on the amount of material. Right? So ये सबको पता है। So कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, ऊपर जाएंगे देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेंथ से। लेंथ इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव। मास एक्सटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव। ठीक है, वेलोसिटी इंटेंसिव। एक्सेलरेशन इंटेंसिव। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है वो बताओ, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। करेक्ट। डेंसिटी कैसी है? इंटेंसिव। क्यों इंटेंसिव है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी अभी मैं यहाँ पे जनरल बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हम लोगों को कभी भी दो चीजों को अगर कंपेयर करना हो, मान लो पानी एक बॉटल में है, एक कंटेनर में है, और एक बड़े से टैंक में है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है या उसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? कि उसका अमाउंट ज्यादा इसका अमाउंट कम है, तो हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा? हमेशा इंटेंसिव क्वांटिटीज को ही कंपेयर कर सकते हैं। एक्सटेंसिव क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, सो वो नहीं चाहिए। सो व्हेनेवर वी डू कंपैरिजंस, हमको क्या चाहिए? इंटेंसिव क्वांटिटीज चाहिए। सो डेंसिटी इज नथिंग बट इंटेंसिव मास। हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिव मास। ठीक है, बेसिकली केजी पर यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होता है? मीटर क्यूब पर केजी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक कभी यूज होता है? पर यूनिट मास। कुछ भी चीज पर यूनिट मास होगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। एनीथिंग विच इज पर यूनिट मास दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम बट स्पेसिफिक टर्म इज यूज्ड फॉर पर यूनिट मास। कहीं पे भी whenever you write something as per unit mass it would be known as specific। ठीक है, वैसे ही सो ये क्या है? जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसको न्यू से डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अरे एन से कर देता हूँ ये। सो दिस इज नथिंग बट 1/ρ। ठीक है, वैसे ही एक और क्वांटिटी डिफाइन होता है, मीटर क्यूब पर मोल। इसको क्या बोलेंगे? मोलार वॉल्यूम। ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? मोलार वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मोल। सो मोलार टर्म का भी यूज होता है जब भी पर यूनिट मोल होगा, तब कौन सा टर्म यूज होगा? मोलार। ठीक है, सो मोलार वॉल्यूम का इनवर्स क्या हो जाता है? मोल्स पर मीटर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे मोलार डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे? मोलार डेंसिटी। ठीक है, सो ऐसे सब चीजें होती है। सो मोलार वॉल्यूम जनरली डिनोटेड बाय दिस। मोलार डेंसिटी का ऐसे कुछ यूनिट नहीं है, वो रो से यूज होता है। लेट अस कीप इट एज रो एम। मोलार है, सो यू कैन से दैट म्यू इज 1/ρm। ठीक है, सो ये सब कन्वर्जन्स काम में आएंगे आगे जाके कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड।
तो हम लोग कहाँ पे थे, डेंसिटी में। डेंसिटी के कोई ऐसे स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं उसका डायमेंशन क्या होगा डेंसिटी का। डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा मास, दैट इज एम, एम रेज टू 1 एंड एल रेज टू -3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वांटिटी इज फोर्स। सो फोर्स कैसे डिफाइन होता है, अभी कर दिया, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट। सो F इज इक्वल टू एम ए, मतलब ये डिनोट क्या करता है, व्हाट डज दिस शो, ये ऐसा है एक्चुअली, F इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। अगर मुझे ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरा ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ है तो ज्यादा फोर्स लगा है, दोनों फॉर्म में। सो फ्रॉम दिस यू गेट दिस टर्म, एंड दिस इज योर मास, दिस इज acceleration and this is force, ठीक है। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से, हाउ डू यू डिफाइन द फोर यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट निकाल रहा हूँ। सो ये है के जी इज मास, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं न्यूटन, एन, दिस के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, ये सबको पता है, ठीक है। एक और यूनिट है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट होगा तो डायन मतलब क्या है, हाउ डू यू डिफाइन डायन, डायन इज नथिंग बट ग्राम into centimeter per second square. You can see one dyne is nothing but gram into centimeter per second square. So एक ये यूनिट है, ठीक है। और यूनिट, एक और यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड केजी फोर्स। एक फोर्स के लिए ये यूनिट्स यूज होते हैं, ठीक है। वन इज केजीएफ, दूसरा होता है एलबीएफ, ठीक है। सो व्हाट इज केजीएफ, व्हाट इज एलबीएफ, कैसे डिफाइन होता है। हाउ डू यू डिफाइन केजीएफ, केजी फोर्स बोलते हैं जिसको। व्हाट इज 1 kgf, डेफिनेशन पता है किसी को, नहीं पता, ये ऐसे ये कन्वर्जन आना चाहिए। सो 1 kgf इज डिफाइंड, हाँ ये कन्वर्जन पता है, तो मतलब क्या है इसका, 1 kg ऑफ मास मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये हो गया सो देन यू हैव, अगर ये जो फोर्स लगेगा इस टाइम पे के ऊपर, दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 kg फोर्स, 1 kgf, 1 kg ऑफ मास, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिमिलरली अगर मेरे को ये 1 kgf है, तो इसको अगर कन्वर्जन करना है न्यूटन में, तो क्या लिख सकता हूँ, 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन्स, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, वैसे ही एलबीएफ में भी क्या होता है, 1 पाउंड ऑफ मास, और फोर्स क्या होगा मेरा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखा, ऐसे हो जाता है, माई मिस्टेक, ध्यान से, सॉरी। 1 kg of force is defined as 1 kg of mass moving at 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना, वापस से, 1 kg of mass moving at
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ए, ये होता है दिस इज इक्वल टू न्यूटन, दिस इज इक्वल टू न्यूटन एन. तो देन फ्रॉम दिस एंड दिस यू कैन फाइंड दिस यूनिट. ठीक है, वैसे ही एलबीएफ का कन्वर्जन लिख देता हूँ मैं. 1 kgf is equal to 2.2 lbf. तो इसके ऊपर से, ठीक है, ये भी घर से होमवर्क क्या कर लेना, चेक कर लेना एक बार. 1 lbf is equal to हाउ मेनी न्यूटन्स, अभी भी कर ही सकते हो, 2 मिनट का काम है. ठीक है, सो यू फाइंड दिस 1 lbf is equal to हाउ मेनी न्यूटन्स. राइट, सो प्लीज यूज दिस. ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर. आज का लास्ट टॉपिक 7:30 बजे तक का क्लास है, सो विल फिनिश एट दिस. राइट, pressure. So this is defined as perpendicular force applied per unit area is called pressure. What is perpendicular force? Pressure कैसे define करेंगे? Perpendicular force per unit area. ठीक है, that is pressure. इसका मतलब क्या है? P is equal to F by A. लेकिन ये A F क्या होगा? कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स. परपेंडिकुलर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स. ठीक है, ठीक है, लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. से दैट ये एक टेबल है, थोड़ा मेरा ड्राइंग चला लेना. ठीक है, हाँ, ये एक टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, दिस एंगल इज नथिंग बट 45 डिग्रीज, रैंडमली पुटिंग. सो दिस फोर्स इज 1 न्यूटन और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर इज एरिया एंड फोर्स कितना है? 1 न्यूटन. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड? आंसर करो फटाफट. कैसे करोगे? जुबेर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पागल हो गया? अरे यार ऐसा मत करो. देखो मैंने क्या बोला, कौन सा फोर्स चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए. कौन सा फोर्स चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए. यहाँ पे फोर्स कौन से एंगल पे है? इट्स एट 45 डिग्रीज. कौन से एंगल पे है? 45 डिग्रीज. मतलब ऐसे देखोगे तो ऐसा है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है. ठीक है, और ये फोर्स जितना है वो 1 न्यूटन है. मैं अलग कलर से ड्रॉ करूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा. ये वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा, राइट. सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा f cos थीटा, दैट वुड बी माय f. उसको मैं नोटेशन दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ एफ वाई, इसको बोल देता हूँ एफ एक्स. ठीक है, सो इसका जो मेरा मेरा वीडियो है ना, देखो यहाँ पे अगर इस एंगल पे फोर्स लग रहा है तो इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ना, दैट पर यूनिट एरिया, दैट वुड बी ओनली प्रेशर. ठीक है, सो एफ वाई ये हो जाएगा, करेक्ट. सो एफ वाई बाई एरिया, दैट वुड बी माई, सो 1/√2 हो जाएगा. 45 है तो cos 45 क्या है? 1/√2. फोर्स तो 1 ही है, so 1 अपॉन 1, so this would be 1/√2. यूनिट क्या होगा? न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा प्रेशर. तो इसी में अगर मैं shear फाइंड करने को बोलूँ तो ये क्या हो गया? प्रेशर. So at the same time if I ask you to find shear force, तो shear कैसे फाइंड करोगे?
shear stress पूछ लूँ, चलो पहले shear stress पूछते हैं. How do you find shear stress in this? shear stress क्या होगा? What would be shear stress here? ठीक है, सी, जैसे कि प्रेशर कैसे डिफाइन होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. वैसे shear कैसे डिफाइन होता है? मैं shear की डेफिनेशन लिख देता हूँ. shear stress is equal to parallel force or tangential. Basically tangential is the correct word, but this is also force per unit area. लेकिन ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स. ठीक है, मतलब इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा? एफ एक्स यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स. मतलब अगर ये सरफेस है, देखो अभी एग्जांपल दिया है, ये एंगल पे लगा है, तो ये जो फोर्स होगा पर यूनिट एरिया विल गिव मी व्हाट? प्रेशर. और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये जहाँ पे मैं ऐसे स्टेप्स ऐसे होगा, राइट? जो यू हैव अ सीजर, सीजर्स में जो फोर्स लगता है दैट इज शियर फोर्स. मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द, मतलब इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, तो ये होगा वो शियर होगा. सो ये शियर मतलब कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, so that is nothing but fx per a. That since it is 45 degrees, again this would be 1. This would be 1 by root 2 Newton per meter square. ठीक है, सो ऐसे फाइंड करते हैं shear stress. तो shear stress और shear force दोनों अलग, अरे shear stress और pressure अलग अलग है. shear कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. ये एंगल सेम था ना 45 डिग्रीज, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम आया. ठीक है, सो घर से होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क करोगे कि अगर ये एंगल, मैं दूसरा दे देता हूँ यहाँ पे, सेम एग्जांपल. एक टेबल है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एफ. ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड तो बाकी का जितना बच गया समझ लेना. दिस एंगल इज 30, देखने, दिस एंगल इज, अलग कलर से, 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल. ठीक है, दिस फोर्स इज 1 न्यूटन. एरिया वापस से क्या है? 1 मीटर स्क्वायर. सो इन दिस केस फाइंड, क्या फाइंड करोगे? shear stress और दूसरा फाइंड करोगे प्रेशर. ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करनी है. ठीक है, सिंपल ही है. मतलब अभी ऐसे तो 2 मिनट में कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं किया, तो हम तुमको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा. इस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना पड़ेगा? वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स में. ठीक है, तो एफ आई एफ कॉस थीटा, एफ एक्स एफ साइन थीटा यूज करो. ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा यूज करोगे वो ध्यान से. अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हो, सो दिस इज 60 डिग्रीज. ठीक है, ये 90 टोटल है, सो दिस इज 60. तो ध्यान से करना. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे. राइट, इफ यू हैव एनी डाउट्स हियर, प्लीज डू लेट मी नो. हमने अब कुछ भी नहीं देखा. मतलब ये पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन. मतलब दिस इज जस्ट सिंपली एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अभी तक हमने ऐसे कुछ देखने के लिए कुछ नहीं देखा है, राइट? बट स्टिल ये सब चीजें काम आएगी गेट में. अगर ये सब चीजें आता है तो बहुत काम आएगी गेट में आगे जाके. ठीक है, ओके. सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, अगर गेट के बारे में कुछ पूछना है, कैसे होगा, कैसे सिलेबस होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, सो वो भी अभी पूछ सकते हैं. राइट, आई एम अनम्यूटिंग ऑल. ठीक है, तो जिसको भी अनम्यूट करना है खुद से कर लो. पीसी के, ओके, इज गेट टफ? अगर तुमको चीजें आती है, अगर इफ यू प्रिपेयर प्रॉपरली, नो इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी टू क्रैक. इनफैक्ट क्वालिफाई करना तो बहुत इजी है. राइट, शायद से बहुत ज्यादा मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसमें कैसा होता है
कि पहले के अगर 40 जो क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन वो इजी रहते हैं, फिर बाकी के 30 मार्क्स या 30 या 30 मार्क्स के इंटरमीडिएट लेवल के रहते हैं। तो 40 मार्क्स के इजी रहते हैं, 30 मार्क्स इंटरमीडिएट लेवल के रहते हैं, बाकी के 30 मार्क्स है ना डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो तुमको तो 70 ही लाना है। तो अगर तुम लोग इंटरमीडिएट तक भी अगर पूरा प्रिपरेशन करते हो, यू कैन इजीली गेट इनटू, मतलब 70 मार्क्स तो बहुत है। ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू गेट, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है 70 मार्क्स लाने के लिए, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, इजी, मतलब नॉट दैट इजी, बट इफ यू प्रिपेयर यू कैन इजीली गेट थ्रू इट। पीसी के सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है? नहीं नहीं, पीसी के सिलेबस में कुछ ऐड नहीं हुआ, पेपर स्टाइल में ऐड हुआ है। पहले कैसा आता था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते थे जिसमें ब्लैंक रहेगा और तुमको आंसर कैलकुलेट करके टाइप करना रहता है, एक ही है। और दूसरा था एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, मतलब 4 ऑप्शन थे उसमें से कोई एक ही करेक्ट है और वो सिलेक्ट करना है। इस बार कैसा आ गया है, एमएसक्यू भी आ गया है। मतलब एक होता है एमसीक्यू ध्यान से गेट में, और अभी आ गया एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्शन। मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे या 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 3 करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 1 भी करेक्ट हो सकता है, 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, पता नहीं कितने करेक्ट है। सो इसके लिए फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है। अगर एमसीक्यू को करेक्टली अटेम्प्ट करना है, एमएसक्यू को, एमसीक्यू में क्या था, तुम एलिमिनेट कर सकते हो, हाँ ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, तो लास्ट जो ऑप्शन बच गया वो सही है। ठीक है, वो लिखा होगा, you will get in the question paper, gate question paper itself, that this is an MSQ, not MCQ. Right? How do we identify? So वो लिखा होगा, right? लेकिन MSQ क्या है? MSQ में क्या होगा, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड नहीं चलेगा। यू कैन नॉट एलिमिनेट कि हाँ ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, सो इसमें से ये करेक्ट है, क्योंकि 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो। तो इसीलिए फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए, बट जानेंगे, देखेंगे, तब विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज में, हर एक अजम्पशन को समझेंगे। जस्ट बिकॉज जब एमएसक्यू आएगा तो वहां पे लूज ना करो तुम लोग, ठीक है? क्योंकि वो उसके लिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट फॉर एमएसक्यू। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट्स? कुछ और है तो पूछ लो, नहीं तो कल मिलेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू कल, मटेरियल बैलेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कल ये थोड़ी डेफिनेशन देख लेंगे, बाकी जो बची है थोड़ी 4-5, ठीक है, फिर मोल्स और वो सब डिफाइन करेंगे, विल यूज दी नोटेशन जो यूज करने वाले हैं वो बता देंगे। ठीक है, शेड्यूल बता देना पहले से लेक्चर का, या श्योर, यू विल गेट टू नो द शेड्यूल। कल वो है, टुमारो 6 to 7:30 वापस से है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल यू विल गेट टू नो, तो पहले से बता देंगे शेड्यूल, पहले से शेड्यूल फिक्स्ड होगा। लेकिन अभी क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं, आराम से धीरे धीरे जाते हैं, टाइम भी है। ठीक है, सो पहले अभी पहले 1 महीना इतना, 2 या 1 महीना 1.5 महीना विल सी 2 लेक्चर्स, 2 टेक्निकल लेक्चर्स पर वीक हम लोग रखेंगे। ठीक है, देन 1 महीने के बाद विल इंक्रीज, 3 लेक्चर्स करेंगे, फिर उसके बाद 4 लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान किया हुआ है। सो यू विल लेट यू नो द प्लानिंग आल्सो कि कैसे क्या है। ठीक है, ओके, तो प्लानिंग अभी के लिए ऐसा है, पहले प्रोसेस कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, राइट? सो प्रोसेस कैलकुलेशन एक्चुअली तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहिए, क्यों कि जो भी प्रोसेस कैलकुलेशन में जो भी लॉज आते हैं वो सब थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग, बिकॉज ये सब्जेक्ट समझ में आता है ज़्यादातर लोगों को और ईजी भी है थोड़ा स्टार्ट होने के लिए, सो इंजन राउज हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोसेस कैलकुलेशन से स्टार्ट किया। ठीक है, ओके देन, चलो, सी यू टुमारो, बाय।